हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो टॉपिक है सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पार्ट 5। जो आज का जो हम लोग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है आपका सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। तो आज हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या इसको बोला जाता है, सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तो सॉल्युबिलिटी की जो डिफ़ाइन है वो आपको पीडीएफ जो सेंड की गई थी उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज़ हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी आपको सब्सटेंस दे रखा है, सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ इट मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कोई भी, ये तो आपको पता है कि ये कोई सॉल्यूट है जो कि आपका सब्सटेंस है, और कोई फिक्स अमाउंट का आपका क्या दे रखा है, सॉल्वेंट। तो पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो सकती है, उसी को क्या कहा जाता है, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हम लोग कह सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत सारी यूनिट भी यूज़ की जाती हैं। जैसे आप कई सारी यूनिट कैसे कर सकते हैं। एक यूनिट आपकी हो गई मोल डेसीमीटर इनवर्स क्यूब। कुछ यूनिट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर इनवर्स क्यूब हो गया। नेक्स्ट आपका ग्राम पर लीटर। बहुत सारी ऐसी होती है सॉल्युबिलिटी की सब, और इसी सॉल्युबिलिटी के बेस पर सॉल्यूशन कौन सा अनसैचुरेटेड होगा, कौन सा सैचुरेटेड होगा, ये भी डिसाइड किया जाता है। तो एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे कि आखिरकार सॉल्युबिलिटी किस किस में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, और इसमें लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आखिरकार सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी। इन दिस केसेस लिक्विड इज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉलिड इज़ अ सॉल्यूट। अब इसकी सॉल्युबिलिटी को पढ़ने के लिए अब जब हम एक एक करके इसको स्टेप वाइज करेंगे, कोई भी आपका सॉलिड सॉल्यूट है, सॉल्वेंट के साथ एडजस्ट होकर क्या बनाएगा, आपका सॉल्यूशन बनाएगा। सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ ऐड होकर आपका क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, sugar plus water then form sugar solution। सॉल्ट भी ले सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। तो आखिरकार ये सब के सब इनकी स्टेट कैसी है, सॉलिड है, और ये लिक्विड के साथ ऐड करके आपके पास सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्वेंट लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट इसमें डिज़ोल्व हो सकती है। द कैपेबिलिटी ऑफ डिज़ोल्विंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। एक तरीके से हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस हमारी ऐसी आती हैं, हमको ये देखना पड़ता है कि आखिरकार कोई भी सॉलिड आपके लिक्विड में डिज़ोल्व क्यों होता है। उसके पीछे रीज़न ये होते हैं कि मोस्टली जो आपके सॉलिड होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। तो जैसे ही सॉल्वेंट के साथ जाएंगे उनका नेचर भी कैसा होगा, पोलर होगा। तो आयनिक जो सॉलिड होते हैं वो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और आयंस में ब्रेक डाउन हो जाने के बाद उनमें आयन डाइपोल मोमेंट्स के अकॉर्डिंग सेपरेशन हो जाता है, और वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसमें बात निकल के ये आती है कि आखिरकार कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी हैं, कौन कौन से केसेस में
आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, कौन कौन से केसेस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक हेडिंग लिख देनी पड़ेगी, जिस फैक्टर अफेक्टिंग कह सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड। आखिरकार ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इफेक्टेड होती है। फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। देखो ये आप अच्छे से जानते हैं, एक पुरानी थ्योरी हमने पढ़ी थी, थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे इस पर। एक थ्योरी पढ़ी थी हमने, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट यदि आपका आयनिक नेचर का है, इट्स मीन्स पोलर है, और सॉल्वेंट भी यदि आपका पोलर है तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूट आपका नॉन पोलर है, सॉल्वेंट आपका पोलर है, तो डिसॉल्व आसानी से नहीं होगा। वो एक अलग बात है कि बहुत सारे एक्सेप्शनल केस देखने को मिलते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के क्रिस्टल हैं। ये भले ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये आयनिक नेचर के नहीं होते, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आपका अल्कोहल है, ये ऑर्गेनिक होते हुए भी वो आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इट इज़ अ एक्सेप्शनल केस, बिकॉज इनकी तो कंडीशन ये होती है कि भैया ये तो इनके साथ एडजस्ट होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसकी वजह से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज़ थ्योरी हमारे पास यही चलती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर सॉल्यूट आपका पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो जल्दी से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो एक तो कंडीशन आपकी ये रही। दूसरा जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी सॉल्युबिलिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर की कंडीशन में आप थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते समय आपका जो टेम्परेचर है यदि वो इंक्रीज़ होता है, आपका टेम्परेचर यदि क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, तो प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ एडजस्ट होकर सॉल्यूशन बनाता है, प्लस में हीट एब्जॉर्ब करता है, तो ये प्रोसेस हो गई एंडोथर्मिक। हमारे पास कंडीशन निकल के दो आ रही हैं, एक आ रही है एक्सो, एक आ रही है एंडो। तो यहाँ समझने वाली बात है, आपने 11वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ एक लॉ था, ली चैटेलियस प्रिंसिपल। और अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियस प्रिंसिपल ये कहा जाता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हम चेंजेस लाते हैं या कोई भी उसमें एक्टिविटी शो कराते हैं या हीट देते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिधर हीट कंज्यूम हो रही हो, जिधर हीट क्या हो रही हो, कंज्यूम हो रही हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने पर हीट जनरेट करता है, तो ये जो रिएक्शन है आपकी केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाली, वो आपकी रिवर्स होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी आ जाएगी। तो आप चाहें तो नोट करके यहाँ एक चीज़ लिख सकते हैं, इफ़ डेल्टा एल सॉल्यूशन एट
इज ग्रेटर देन 0, द solubility increase. With increase टेम्परेचर। अगर आपके पास डेल्टा सोल्यूशन है जो आपके पास में एक एंथैल्पी है, अगर ये आपकी ज़ीरो से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। अब कैसे, इनका एक एक एग्जाम्पल ले लीजिए और समझ लीजिए। आपको समझने वाली बात ये है कि जैसे आपने शुगर है, शुगर को यदि आप कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, इन दिस केसेस डू नॉट डिज़ोल्व इजीली, वो आसानी से डिज़ोल्व नहीं होगी। अगर इसी वाटर को हम क्या कर दें, हॉट कर दें, तो आसानी से क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। इसका साफ साफ सीधा सीधा मतलब ये है कि व्हेन sugar dissolve with water then make a solution and consume heat, और वो हीट कंज्यूम करता है। तो हीट कंज्यूम करता है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल कि अगर कोई रिएक्शंस कंप्लीट होने पर हीट कंज्यूम करे और उसका टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए तो उसका वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाती है, चली जाती है। तो मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ठंडे पानी के साथ एडजस्ट करके जब करते हैं तो हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बनता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस में लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है। अब लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है, अगर इसकी जगह पर हम ठंडा पानी यूज़ ना करके खौलता हुआ या 100 डिग्री सेल्सियस एबव वाटर, बॉइलिंग पॉइंट वाला वाटर यूज़ करें तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी और इजीली आपके पास ये नहीं बनाएगा। तो बहुत ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अगर कोई सॉल्यूट वाटर में डिज़ोल्व होने पर हीट कंज्यूम करता है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आपके पास निकलता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर? देखो, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन यहाँ हम आप लोगों को एक बात याद रखनी पड़ेगी, यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड की। तो यहाँ इस केसेस में डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट एज अ सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो मेरे हिसाब से नहीं लगता। डी डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट एज अ सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को जब लिक्विड में लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये पोर्शन आपका हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम जल्दी से आते हैं, दूसरा वाला पोर्शन है गैस इन लिक्विड। ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से हेनरी लॉ रिलेटेड है। ज़्यादा जल्दी से इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें तो वहीं पे बता चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट, किसी यही कंडीशन सेम निकल के आती है कि जब भी किसी गैस को हम किसी सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट की फॉर्म क्या है, लिक्विड है, डिज़ोल्व करते हैं तो आपके पास में गैसियस सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? गैसियस
सॉल्यूशन। अब जो गैसियस सॉल्यूशन आपका जो बन रहा है यहाँ पर, इस गैसियस सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्वेंट में जो कि लिक्विड है उसमें कितनी अमाउंट ऑफ गैस इसमें डिज़ोल्व हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन। जैसे हमने वहाँ पर लिखा था नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो ऐसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका, गैस। तो गैस का नेचर भी ये देखते हैं कि आखिरकार कौन, क्योंकि हर एक गैस की टेंडेंसी अलग अलग होती है। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा होगा, एक एग्जांपल आपने ले लिया अमोनिया, एक एग्जांपल ले लिया आपने O2, एक एग्जांपल ले लिया आपने CO2। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो है वो अमोनिया की होती है इन वाटर। इसकी भी सॉल्युबिलिटी होती है लेकिन लेस देन अमोनिया, ये सबसे कम होती है। तो गैस भी आपकी लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी टेंडेंसी किस तरीके की है। अमोनिया वाली केसेस में देखने को मिलता है, अमोनिया तो वही स्प्रिंगली सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये कम्प्लीटली सॉल्युबल होती है। O2 भी आपकी वाटर में डिज़ोल्व होती है। बात निकल के आती है, कुछ चीज़ें हमें और भी यहाँ समझनी पड़ेंगी। जैसे कि ये इफ़ेक्ट बता रहे थे हम, बात नेचर ऑफ सॉल्यूट की हो गई। दूसरा इफ़ेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर के इफ़ेक्ट में अभी हम जो सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे थे उसका थोड़ा सा जस्ट अपोज है यहाँ पर। अपोज कैसे, क्योंकि हमने वहाँ बताया था कि जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ इस केस में थोड़ा सा उल्टा है। अगर किसी भी गैस को हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते समय अगर हीट इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि यदि कोई भी आपका सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट को जब हीटअप किया जाता है और गैस उसके अंदर मौजूद होती है तो हीट इंक्रीज़ होने की वजह से गैसेस मॉलिक्यूल के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है और एटम्स गैस के रैंडमली मोशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रॉपर वे पे कंप्लीट नहीं हो पाती। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठंडे पानी में ज़्यादा से ज़्यादा गैस को हम लोग घोल सकते हैं। ये बिल्कुल क्या है आपका, उल्टा है। नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है आपका वो है आपका प्रेशर। सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ आपको प्रेशर का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। प्रेशर के इफ़ेक्ट में आप कह सकते हैं कि जितना, जब भी आप गैस को लिक्विड में आप डिज़ोल्व करोगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है राइज इन टेम्परेचर। क्या होगी आपकी, इंक्रीज़ होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक लॉ दिया गया था मिस्टर हेनरी ने, जिसको हेनरी लॉ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस बात को कहा अपने स्टेटमेंट में, उन्होंने इस तरीके से कहा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही उसकी ज़्यादा होगी। जो सॉल्युबिलिटी है solubility of a gas directly proportional to pressure of the gas, pressure of the gas।
हेनरी लॉ ने इस कंडीशन को थोड़ा सा और अपने अकॉर्डिंग और उसे मॉडिफाई करके ऐसे भी बोल दिया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज इज proportional टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा। पहले एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की बेसिस पर लिख देता हूँ। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीटा ऑफ सॉल्यूट, और ये जीटा जो सॉल्यूट है वो यहाँ पर क्या है, आपका गैस है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ पर एक बात आई थी वेपर प्रेशर की, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है। फिलहाल आप ये समझिए कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ पर जो KH है इसे हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, और हेनरी कांस्टेंट हर एक गैसेस के लिए, हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। इसको हेनरी लॉ कांस्टेंट इसको हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। KH जो होता है इसके कुछ अपने खुद के कैरेक्टर्स होते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH, हेनरी लॉ का। जैसे KH इज फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ये जो KH है ये डिपेंड करता है, KH फंक्शन जो होता है वो नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। अभी मैंने बताया था कि हर किसी गैस के लिए अलग अलग होता है। अगर क्वेश्चन बी पॉइंट, KH वैल्यू इफ हाई, अगर KH की वैल्यू क्या होती है आपकी, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको दे रखा है, उस पर KH की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, देन लोअर द सॉल्युबिलिटी। सीधी सी बात है, आप लिख सकते हैं ऐसे KH, क्योंकि अभी हमने यही तो पढ़ा था ना, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस। तो सॉल्युबिलिटी है वो, अगर इसको KH की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, इन्वर्सली में चली जाएगी। अगर KH वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर इंक्लूडिंग दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ अ टेम्परेचर। एक कंडीशन आपकी ये भी है। तो KH की अपने अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। इसमें ज़्यादा तो खैर नहीं, बात इसमें फिर एप्लीकेशन की आती है कि आखिरकार हेनरी लॉ के एप्लीकेशन, ये सब हमने पढ़ा है कहाँ कहाँ यूज़ होता है डेली लाइफ में, क्या क्या इसका मैटर है, किस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। तो कुछ हैं एप्लीकेशन भी, आप इनको देख लें, इसके एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के एप्लीकेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, कार्बोनेटेड बेवरेज, जैसे कि आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में आपने नोटिस किया होगा कि CO2 गैस को हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, उसके अंदर भरा जाता है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी हमने बताया था कि हेनरी लॉ ने यही कहा था कि जब भी किसी गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है तो प्रेशर यदि हम इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो आपका, आप ये कह सकते हैं कि इन द डीप सी डाइविंग,
इन द डीप सी डाइविंग में आपने सी डाइवर्स को देखा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। इसका एक ड्रॉबैक भी है जिसको हम बैंड्स कहते हैं, और बैंड्स वाले कॉलम का मतलब यही होता है कि जब नीचे की तरफ डाइवर्स जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से कंप्लीट डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो जब ऊपर की तरफ आते हैं तो सॉल्युबल प्रेशर कम होने की वजह से, क्योंकि नीचे जाएंगे तो वाटर का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी ब्लड में। लेकिन जैसे जैसे जब वो वापस ऊपर की तरफ आएंगे तो प्रेशर कम होने की वजह से वो डिज़ोल्व हुई मैक्सिमम जो गैसेस होती है वापस निकलने लगती है, जिससे सेल फटने लगती हैं और पेन होता है। इसको बैंड कहते हैं। एक तीसरी कंडीशन आपकी और निकलती है, इसको कहते हैं फॉर क्लाइंबर और प्यूपल एट अ हाई एल्टीट्यूड। जब भी आपने देखा होगा जो आपके राइडर होते हैं, राइडर या क्लाइंबर्स होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, और आपको देखा होगा, नोट किया होगा कि पहाड़ों पे जब हम लोग चढ़ते हैं तो जैसे ग्राउंड से हम लोग जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होने लगता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ ब्लड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और कम होने की वजह से ही हमारे पास एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर वे पे अच्छे से नहीं कर पाते। मोटिव इसको हम एक तरीके से कह भी सकते हैं कि एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ अ ग्राउंड लेवल। दिस लीड टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन in blood and tissue of the pupil living at a higher altitude or those of climbers. The low content of blood oxygen causes climber to become weak and reduce their thinking ability, which are symptoms of condition called anoxia. ऑक्सीजन का ब्लड में डिज़ोल्व होना डिपेंड करता है प्रेशर पर। ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रेशर कम होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी गैस की ब्लड में कम होती जाएगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर वे पर टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, वो जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी। इस कंडीशन को, जिसमें थिंकिंग वगैरह, सोचना समझना, चक्कर आना, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, उसको अनॉक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पोर्शन है वो आपका हो जाता है कंप्लीट। इससे रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल हैं, वो आप यहाँ पर इन्हें जल्दी से समझेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके बारे में बताएंगे। ओके, बाय।